यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर में एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। ये काफ़ी ही ज़्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर है, ठीक है, और साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है। इसमें हम समझने वाले हैं कि हमारी जो इंडियन रेलवे की ट्रेन है वो कैसे करके वर्क करती है, कितने सप्लाई पे वो वर्क करती है, ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये पूरे लेक्चर में हम जो है कवर करने वाले हैं कि ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। कितने टाइप ऑफ ट्रैक्शन होते हैं, वो इलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं। हमारा जो रेलवे है उसका कैसा इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम रहता है, ठीक है। जो हमारा एसी लोकोमोटिव है उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, कितने टाइप ऑफ सर्विस जो है रेलवे में दिए जाते हैं, ठीक है। स्पीड टाइम कर्व क्या होता है जिससे हम ट्रेन की परफॉर्मेंस निकालते हैं। ट्रेन में जो भी पैरामीटर हमारा रहता है, चाहे वो वेट हो, फोर्स हो, मास हो, एनर्जी कंजम्पशन हो, उसका क्या यूनिट होता है। और लास्ट में देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन। और एक सबसे लास्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। वहाँ पे जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रैक्शन किसको कहते हैं। ट्रैक्शन या ये होता है कि जहाँ पे एक एक्सटर्नल एनर्जी से ट्रैक्टिव एफर्ट जो है प्रोवाइड किया जाता है व्हीकल को, जिससे व्हीकल जो है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ मूव होती है, ठीक है। हो सकता है वो बस के अंदर में डीजल इलेक्ट्रिक से हम दे रहे हैं, या फिर डीजल ऑटोमोबाइल से हम दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। या फिर ट्रामवे होता है, ट्रामवे के ऊपर हम जो है सप्लाई देते हैं, या फिर इंडियन रेलवे है जहाँ पे हम पेंटोग्राफ से सप्लाई देते हैं, जिससे ट्रेन आगे मूव करती है, ठीक है। अगर हम देखें इसमें ट्रैक्शन को, तो ट्रैक्शन जो है जनरली जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, दो टाइप के हैं। एक है हमारे नॉन इलेक्ट्रिक और एक है हमारा इलेक्ट्रिक। नॉन इलेक्ट्रिक वो जो कि डीजल या पेट्रोल से चलता है या फिर सीएनजी से भी चलता है, ठीक है, जो नॉर्मल हम देखते हैं मोस्टली जो सड़कों पे हम यूज करते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, वो ट्रैक्शन जहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया जाता है। हो सकता है उसके अंदर में बैटरी से दिया जाए सप्लाई, या फिर हो सकता है उसको कुछ एक्सटर्नल वायर से हम सप्लाई दें। जैसे कि ट्रेन में हम एक्सटर्नल वायर से सप्लाई दे रहे हैं, ट्रामवे में एक्सटर्नल वायर से सप्लाई दे रहे हैं। और अगर हम बैटरी वाली बात करें तो बैटरी वाली जो ग्रीन बस होती है वो हो गई, ठीक है। उसके बाद अभी जो है इसके बाद हम देखते हैं नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वो ट्रैक्शन है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये कोई मैकेनिकल या थर्मल सोर्स से आता है, जैसे स्टीम या इंटरनल कंबशन इंजन। इसका अगर एग्जांपल देखें तो स्टीम इंजन जो कि पहले के ज़माने में ट्रेन चलती थी, और आईसी इंजन जो अभी चलती है हमारी कार मोस्टली रहती है, बाइक वगैरह, जहाँ पे आईसी इंटरनल कंबशन इंजन यूज करते हैं। इसका फीचर क्या है कि ये सिंपल डिज़ाइन रहता है, कॉस्ट इसकी ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक है, बट इसकी एफिशिएंसी कम रहती है, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हो कि कॉस्ट पर किलोमीटर इलेक्ट्रिक बाइक वर्सेस अपनी पेट्रोल वाली बाइक की कितनी रहती है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, और इसमें मेंटेनेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, ऑयल को चेंज करना, अलग अलग चीज़ों को चेंज करना, ठीक है। वही अगर हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन पे ऑपरेट करता है। तो इसमें दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है सेल्फ कंटेंट, ये या नहीं तो दूसरा हो सकता है एक्सटर्नल सप्लाई। सेल्फ कंटेंट की बात करूँ तो बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव, जैसे कि ई बाइक हो गई, इलेक्ट्रिक बाइक जो है, ये हमारा सेल्फ कंटेंट है सिस्टम। या फिर कार हो गया, टेस्ला कार, इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। उसके बाद डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है, इसका एग्जांपल हो सकता है कुछ कुछ जगह पे डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों लगता है। डीजल से हम जनरेटर को रन करते हैं, फिर जनरेटर सप्लाई देता है वहाँ पे मोटर को, फिर वो जो है मोटर से हम ट्रांसमिशन करते हैं व्हीकल का। दूसरा होता है एक्सटर्नल सप्लाई, जैसे कि रेलवे का जो लोकोमोटिव है ना, जहाँ पे कि हम एक्सटर्नल वायर से सप्लाई देते हैं ट्रेन को, ठीक है। पेंटोग्राफ वायर जाता है ट्रेन में और ट्रेन जो है मूव करती है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन। या फिर ट्रामवे या ट्रॉली बस हो गया। इसका जो कुछ कुछ रीज़न ये है, अगर मैं इसका फीचर की बात करूँ सेल्फ कंटेंट, तो इसमें जो है कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती एक्सटर्नल पावर की, बैटरी ऑपरेटेड रहता है, ठीक है। कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है रूट में, ठीक है। बट इसका ना दिक्कत ये है कि ये लिमिटेड रेंज तक के होते हैं। जैसे कि कोई बाइक है, बाइक की कैपेसिटी है 80 किलोमीटर फुल चार्जिंग पे, तो इस टाइप का इसका डिसएडवांटेज होता है। बट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, जहाँ पे एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूस हमें सप्लाई देना होता है, ठीक है। अगर बीच में सप्लाई कट हो गया तो इसको सप्लाई ही नहीं मिलेगा। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है और स्मूथ स्पीड कंट्रोल रहता है, ठीक है। वैसे तो स्पीड कंट्रोल ईजिली यहाँ पे भी हो जाता है, बट एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जैसे कि आप रेलवे का देखो तो रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन करना रहता है, जहाँ पे भी वहाँ पे इलेक्ट्रिक वाली इंजन चलती है, ठीक है। तो ये है बेसिक सा नॉन इलेक्ट्रिक वर्सेस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। अब देखिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं, क्यों हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। हमारा तो डीजल इंजन भी चल रहा था, बट फिर भी हमने क्यों अडॉप्ट किया, इसके कुछ एडवांटेजेस है। सबसे पहले ये जो है क्लीन रहता है, यहाँ पे कोई भी स्मॉग वगैरह नहीं निकलता है। जैसे पहले के डीजल वाले जो इंजन था, यहाँ से धुआं धुआं होता था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। स्टीम में जो धुआं निकलता था, ये सारी चीज़ें का यहाँ पे इश्यूज नहीं रहता। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम मानी जाती है। अगर आप डीजल इंजन को देखोगे, उसको स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। उसको ऑपरेशन में आने से काफ़ी पहले उसको हमें स्टार्ट करके रखना पड़ता है, जिससे कि हमारा इंजन अच्छे से ऑपरेट करे।
इसमें जो है इलेक्ट्रिक में टॉर्क एंड एक्सीलरेशन काफ़ी अच्छा रहता है, इजीली हम इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल हम ब्रेकिंग कर सकते हैं एनर्जी को बचा करके, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है। एफिशिएंसी इसकी अच्छी रहती है। अब ना इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रहती है, इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए, इलेक्ट्रिक जो इंजन है उसकी जो हाइट है वो कम रहती है फॉर सेम पावर ऑफ कैपेसिटी। तो हाइट अगर कम होगी तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर किसी की हाइट कम है, किसी इंजन की हाइट कम है, तो इजीली वो कर्व पे हाई स्पीड पे मूव कर सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं रहता है, काफ़ी ज़्यादा एडहेशन रहता है। आगे हम देखने वाले हैं एडहेशन क्या होता है, ठीक है। राइडिंग क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है और रिड्यूस वियर टियर का भी नहीं रहता दिक्कत, ठीक है। और लो वेट पर किलोवाट रेशियो रहता है, जैसे कि हमने देखा ना कि अगर सेम पावर के लिए अगर 10 यूनिट वेट है डीजल इंजन का, तो इसका 6 से 7 यूनिट ही वेट होगा, ठीक है। वेट कम हो जाता है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। इसके ना इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होते हैं, किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन करने में। पावर सप्लाई पे डिपेंडेंसी रहती है, 1 सेकंड के लिए भी पावर अगर कट होता है तो पूरा ट्रैक्शन जो है यहाँ पे ठप पड़ जाता है। कम्युनिकेशन इंटरफेस, अगर पावर लाइन के साथ कोई कम्युनिकेशन लाइन रहता है तो वहाँ पे रेडियो इंटरफेरेंस हो सकता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, हर जगह पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, कुछ कुछ जगह पे ही इलेक्ट्रिफिकेशन है, तो वो इलेक्ट्रिफिकेशन के चलते लिमिटेड रूट हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वोल्टेज ड्रॉप के लिए यहाँ पे हमें बूस्टर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वोल्टेज ड्रॉप हमारा मेंटेन करना है 25 किलो वोल्ट, तो इसे मेंटेन करने के लिए हमें बूस्टर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये है एडवांटेज और डिसएडवांटेज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आपको समझ में आ गया होगा। हाइट अगर कम है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होगी, ठीक है, लोअर पोजिशन पे होगी, जिससे कि इजिली कर्व पे मूवमेंट हो सकेगी ट्रेन का। रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन ना वो डीसी भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, एसी टू डीसी भी हो सकता है। डीसी के भी डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, एसी के भी अलग अलग फेज वाले टाइप हो सकते हैं। इसे देखते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारे पास डीसी सिस्टम, उसके बाद होता है सिंगल फेज, उसके बाद होता है 3 फेज और लास्ट में होता है कंपोजिट। ये सारे सिस्टम को हम 1 बाय 1 देखते हैं, इसमें क्या क्या फीचर रहता है, ठीक है, अलग अलग पैरामीटर पे। तो सबसे पहले हम डीसी की बात करें तो डीसी जो है, जैसे कि हमारे ट्रामवे है, ट्रामवे में हम डीसी यूज़ करते हैं और कभी कभी 1500 से 3000 वोल्ट डीसी का भी हम यूज करते हैं। ये जो है बॉम्बे इगतपुरी जो रेलवे सेक्शन है, यहाँ पे ना डीसी का यूज होता है। आप एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है अभी नहीं हो रहा होगा, तो वहाँ पे 1500 वोल्ट का बॉम्बे इगतपुरी रूट पे यूज होता था। तो इसमें 750 वोल्ट या 1500 टू 300 वोल्ट होता है। इसका क्या रहता है कि इसका जो स्पेस रहता है 3 to 5 किलोमीटर के लिए चलता है सब अर्बन में, और 40 से 50 किलोमीटर के लिए रेंज पे चलता है मेन लाइन पे, जहाँ पे इसका स्टॉप रहता है। हम अभी देखेंगे सब अर्बन सर्विस और मेन सर्विस को डिटेल में, ठीक है। इसमें जनरली डीसी सीरीज मोटर का यूज करता है या फिर कंपाउंड मोटर को। इस कंपाउंड मोटर मतलब मॉडिफाई करके डीसी संट और सीरीज को। एडवांटेज देखें तो काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन और टॉर्क रहता है, एफिशिएंट इक्विपमेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर कम लगते हैं, ठीक है, कंडक्टर। और उसके बाद एसी की तरह इंटरफेरेंस नहीं रहता है कम्युनिकेशन लाइन के साथ। बट इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये शॉर्ट स्पेसिंग के लिए फ्रीक्वेंट सबस्टेशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है टू मेंटेन वोल्टेज लेवल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आइदर 50/2 हर्ट्स या 50/3 हर्ट्स सप्लाई हम यूज करते हैं, ठीक है। ये सिंगल फेज ओवरहेड लाइन पे हम देते हैं, ऊपर में एक लाइन जाता है जहाँ से कि यहाँ इसको सप्लाई मिलता है, और जो रेल रहता है ट्रेन, ये नेगेटिव पाथ का अर्थिंग का रिटर्न वायर का काम करता है, ठीक है। इसका जो लोकोमोटिव रहता है ट्रांसफार्मर से रिड्यूस करके 15 केवी को 300 टू 400 वोल्ट कर देता है, अगर यहाँ पे एसी सीरीज मोटर लगता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस है कुछ, बट ये हमारे सिस्टम में यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है 3 फेज लो फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम। यहाँ का जो वोल्टेज रेंज रहता है 3.3 केवी रहता है। यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 3 फेज वायर है, 2 फेज ऊपर में, और रेल का जो वायर है वो 3rd फेज के लिए यूज़ करते हैं। ये सिंपल रोबस्ट रहता है क्योंकि इंडक्शन मोटर काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट कंस्ट्रक्शन रहता है, और इजीली हम नेचुरल रीजनरेटिव ब्रेकिंग वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम एनएस से ज़्यादा कर दिए एनआर को तो, ठीक है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ऊपर में जो ओवरहेड वायर देते हैं, ठीक है, वहाँ पे स्ट्रक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। इसमें जो मोटर है, अगर हम कुछ ऐसा मोटर को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे स्पीड का जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी हो जाता है, तो फिर वो एक इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। और इसमें जो है अनइक्वल जो व्हील की साइज होती है, वहाँ से लोड इम्बैलेंस हो जाता है। हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है अनइक्वल व्हील साइज के ऊपर, ठीक है। तो ये है इसका 3 फेज लो फ्रीक्वेंसी सिस्टम का, ये भी हमारे इंडिया में मोस्टली यूज़ नहीं होता है। अब एक आता है कंपोजिट सिस्टम। कंपोजिट सिस्टम क्या होता है, ये अदर सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करेगा या फिर सिंगल फेज को डीसी सिस्टम में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जो हमारे इंडियन रेलवे में यूज होता है मोस्टली ये यूज होता है, इसको हम देखेंगे। जो
सिंगल फेज टू थ्री फेज है ना, इसमें हम कन्वर्टर वगैरह लगा करके 16 के भी 50 हर्ट्ज कन्वर्टर को हम कन्वर्ट करते हैं थ्री फेज एसी में, ठीक है। अब इसका एडवांटेज ये रहता है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क देता है विद सिंगल ओवरहेड लाइन, ठीक है, अगर हम सिंगल फेज को थ्री फेज में कन्वर्ट कर दें। और सिंगल फेज एसी टू डीसी में क्या करते हैं, इसमें जो हमारा वायर रहता है, जो इंडिया में हमारे पास वायरिंग रहती है 25 के भी 50 हर्ट्ज, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप डाउन करते हैं, फिर रेक्टिफायर से डीसी टू एसी को डीसी में करते हैं, फिर हम ट्रैक्शन मोटर को करते हैं जो कि हमारा डीसी सीरीज मोटर रहता है, ठीक है। ये जो है मोस्टली जगह पे इलेक्ट्रिफिकेशन में यूज हो रहा है, इवन हमारे इंडियन रेलवे में भी यही यूज होता है। अगर हम ओवरव्यू देख ले तो डीसी होता है, सिंगल फेज एसी रहता है, थ्री फेज एसी और कंपोजिट रहता है। इसका आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं, कहाँ पे क्या यूज होता है, कहाँ पे कौन सा मोटर हमारा यूज होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो हमारे इंडिया में यूज होता है 25 kV 50 हर्ट्ज, ठीक है, सिंगल फेज टू डीसी। तो इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्यों हम यूज करते हैं। सबसे पहले लाइट ओवरहेड कैटेनरी। अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर हमारे पास 25 kV है तो जितना मोटर का सप्लाई है, अगर हम देखें, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। फॉर सेम पावर जो हमारा करंट होता है वो होगा पावर अपॉन वोल्टेज, ठीक है। अगर हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा हाई रहेगा तो हमारी करंट की वैल्यू कम होगी, अगर करंट की वैल्यू कम होगी तो हमारा जो कंडक्टर साइज है वो कम होगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हाई ओवरलेट कैटेनरी, लाइट ओवरलेट कैटेनरी वायर से लो करंट होता है, स्मॉलर साइज ऑफ कंडक्टर होता है, जिससे कि सिंपल एंड चीपर सपोर्ट का स्ट्रक्चर मिल जाता है। अब क्या होता है दूसरा कि फ्यूअर सबस्टेशन एंड फ्लेक्सिबल लोकेशन, ठीक है। सबस्टेशन के लिए हमें कोई इतना ज़्यादा सिलेक्शन ऑफ साइट करने की नीड नहीं होती है, हम कहीं पे भी फ्लेक्सिबल लोकेशन पे सबस्टेशन को बना सकते हैं। अगर आप सबस्टेशन का कंपैरिजन देखो तो 3000 वोल्ट डीसी में हर 15 से 30 किलोमीटर पे एक सबस्टेशन बनाने पड़ेंगे, 1500 वोल्ट पे हर 5 से 15 किलोमीटर पे सबस्टेशन बनाने पड़ेंगे, बट 20 केवी एसी में 50 टू 80 किलोमीटर के रेंज पे हम सबस्टेशन बना सकते हैं, जहां से हमारा सबस्टेशन का कॉस्ट कम हो सकता है। नेक्स्ट है सिंपल रहता है इसमें सबस्टेशन का डिजाइन, ओनली एक ट्रांसफार्मर और स्विच गियर की रिक्वायरमेंट होती है, कोई कन्वर्टर रेक्टिफायर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सिमिलरली इसका जो कॉस्ट का आप अगर हायरार्की देखें, सबसे जो कम कॉस्ट रहेगा 25 kV में, उससे ज़्यादा कम रहेगा उससे ज़्यादा 3000 वोल्ट डीसी, और उससे ज़्यादा 1500 वोल्ट डीसी में। तो यहाँ पे जो है कॉस्ट भी हमारा इंस्टॉलेशन का कम हो जाता है, और ये मोस्ट इकोनॉमिकल रहता है हाई ट्रैफिक रूट के लिए, क्योंकि आप इंडियन रेलवे में देखते हैं कितने नंबर ऑफ ट्रेन चलती है, ठीक है। पूरा ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन एक दिन में ट्रेवल करता है हमारे इंडियन रेलवे से। हायर कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन होता है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एडहेशन क्या होता है, जो डीसी वाले लोकोमोटिव है उसका 27% रहता है, तो एसी जो रहता है, जो हम यूज करते हैं रेक्टिफायर वाला एसी टू डीसी सिंगल फेज, उसमें 45% रहता है, ठीक है। तो एसी लोकोमोटिव जो है ऑल कर सकता है सेम लोड को हायर स्पीड पे। उसके बाद इसकी हायर स्टार्टिंग एफिशिएंसी भी रहती है, ठीक है। डीसी लोकोमोटिव में क्या होता है कि रेजिस्टेंस से हमें वोल्टेज को रिड्यूस करना पड़ता है, जहाँ से कि आई स्क्वायर आर लॉस होता है, बट एसी में कुछ ऐसा नहीं होता, टैप चेंजर कंट्रोल रहता है, जहाँ से कि एफिशिएंट वोल्टेज का रेगुलेशन होता है, ठीक है, जिससे कि अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो ये है रीजन जिसके चलते हम 25 kV को यूज करते हैं ओवर ये सारे सिस्टम पे। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अगर हम देखें तो सिंगल फेज एसी काउज करंट एंड वोल्टेज अनबैलेंस इन थ्री फेज ग्रिड, ठीक है। और उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन इंटरफेरेंस करेगा, ये तो कोई भी एसी सप्लाई रहेगा, एसी लाइन रहेगा, वो कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस करेगा ही, ठीक है। ये है इसके डिसएडवांटेजेस। अब हम देखते हैं जो हमारा एसी लोकोमोटिव है हमारा, ठीक है, उसका ब्लॉक डायग्राम कैसा है, जो हम 25 kV 50 हर्ट्ज पे यूज करते हैं। वन बाय वन इसको समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आप अगर रेलवे को कभी टाइम मिले तो जा करके जरूर देखिएगा, ठीक है, हमारा रेलवे किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक ओवरहेड वायर रहता है, जहां पे हमारा 25 kV पे और 50 हर्ट्ज पे यहाँ पे सप्लाई रहती है। अब इस ओवरहेड वायर को ट्रेन से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इक्विपमेंट का यूज करते हैं जिसे हम पेंटोग्राफ कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे रहता है, इसे हम पेंटोग्राफ कहते हैं। जो आपने देखा होगा ट्रेन में, अगर कभी भी देखना, जो इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, पेंटोग्राफ कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है, स्विच गियर लगाना पड़ेगा, जिससे कि हम सीधे सर्किट ब्रेकर रहेगा, ठीक है। यहाँ से हमारा जो सप्लाई है ये सीधे आती है यहाँ पे, ये ट्रांसफार्मर के पास, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ रहता है, एक रहता है हमारा ऑन लोड टैप चेंजर, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टैप चेंजर है, ये वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए होता है कि हमें कितना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है अंदर देने के लिए, उस हिसाब से हम यहाँ पे टैप चेंजर लगा रहे हैं, ठीक है। टैप चेंजर के बाद हमारे पास क्या रहता है, ट्रांसफार्मर रहता है, जो क्या करेगा, स्टेप डाउन करता है, ठीक है।
अब ये ट्रांसफार्मर से जब हमारा स्टेप डाउन होकर के वोल्टेज आता है तो इस सेक्शन में आता है जहाँ पे हमारे पास रेक्टिफायर लगे रहते हैं। यहाँ से हमें एसी मिलता है और ये एसी को हम डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ फिल्टर की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि डीसी को स्मूथ करेगा, क्योंकि रेक्टिफायर से जो हमारा आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, तो इससे हमें स्टेडी थोड़ा सा करना रहता है, तो हमें यहाँ पे फिल्टर सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। फिर ये वाली जो सप्लाई है रेक्टिफायर का आउटपुट, ये हम ट्रैक्शन मोटर में दे देते हैं, ठीक है। ये जो हमारा ट्रैक्शन मोटर में दे देते हैं। तो ये है हमारा एसी लोकोमोटिव का। अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक ओवरहेड वायर रहेगा, पेंटोग्राफ, सर्किट ब्रेकर, रिले वगैरह रहेगा, प्रोटेक्शन के लिए टैप चेंजर रहेगा जो कि मोटर को कितना वोल्टेज चाहिए स्पीड के रिस्पेक्ट में उसके लिए यूज होता है। फिर ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करता है, रेक्टिफायर क्या करेगा, डीसी टू एसी कर लेगा, सॉरी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेगा। फिर ये डीसी को फिल्टर करने के लिए हमें यूज़ करना होता है चोक का या फिल्टर का। फिर उसके बाद हम ये सप्लाई दे देते हैं ट्रैक्शन मोटर को। तो ये बेसिक सा सिंपल डायग्राम है, ठीक है। अगर हम इसको स्टेप में देखें, सबसे पहले क्या होगा, पावर 20 kV कलेक्ट होगा पेंटोग्राफ से, फिर वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को जाएगा, फिर वहाँ से रेक्टिफायर कन्वर्ट करेगा पल्सेटिंग डीसी में, फिर जो फिल्टर है वो रिपल को रिड्यूस करेगा और ट्राई करेगा मैक्सिमम स्टेडी स्टेट डीसी दे, ठीक है। फिर ये जो डीसी सप्लाई है डीसी ट्रैक्शन मोटर को दिया जाता है, फिर वहाँ से हमारा जो व्हील है वो रोटेट करता है जो भी डायरेक्शन में हमें मूव कराना होता है। आई होप आपको ये बेसिक सा जो कॉन्फ़िगरेशन है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। जो रेलवे है, रेलवे का सर्विस क्या होता है। सर्विस मतलब कि कोई भी रेलवे जो रहता है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है दो स्टॉप के बीच में। हो सकता है वो मुंबई से दिल्ली पे जाए या फिर मुंबई में एक लोकल स्टेशन से दूसरे लोकल स्टेशन पे जाए। तो ये डिपेंड करता है वो ट्रेन का सर्विस के ऊपर, ठीक है। अब दूसरा डिपेंड करेगा कि किस टाइप का वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, चाहे वो पब्लिक या पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है या फिर गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद डिपेंड करता है कि स्पीड और एक्सीलरेशन कैसी रखनी है। आपने देखा होगा बुलेट ट्रेन होती है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम होती है, ठीक है। इसके आधार पे जो रेलवे है उसका जो पैसेंजर ट्रेन है उसको 3 अलग अलग वे में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले होता है सिटी और अर्बन सर्विस, दूसरा होता है सब अर्बन सर्विस, तीसरा होता है मेन लाइन सर्विस, ठीक है। ये तीनों में अलग अलग टाइप के डिस्टेंस ट्रेवल होता है पर स्टॉप पे, ठीक है। अलग अलग इसका एक्सेलरेशन रिटार्डेशन पीरियड रहता है, फ्री रनिंग पीरियड होता है। हम सारी चीज़ों को वन बाय वन देखते हैं। अब सबसे पहले अगर आप देखो सिटी वाली सर्विस, तो ये हो गया आपका दिल्ली मेट्रो या मुंबई लोकल, जहाँ पे 1 से 2 किलोमीटर के बीच में 2 स्टॉप का डिस्टेंस रहता है, ठीक है। इवन 1 किलोमीटर से कम का भी डिस्टेंस रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, काफ़ी ट्रेन जो है काफ़ी हाई स्पीड से जाएगी और हाई स्पीड से स्टॉप होगी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन होगा और इसकी जो स्पीड रहेगी वो मॉडरेट रहेगी, ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं चलेगी, ठीक है। सब अर्बन सर्विस की अगर हम बात करें तो ये जो है थोड़े से ऐसे हो गए जो कि एक एरिया को दूसरे एरिया से करता है कनेक्ट, बट इसका जो स्टॉप रहता है 3 to 5 किलोमीटर रहता है। जैसे फास्ट लोकल आप कर सकते हैं मुंबई की, जो कि हर एक स्टेशन पे नहीं स्टॉप होती है, कहीं कहीं पे स्टॉप होती है हर 3 से 4 किलोमीटर पे, ठीक है। इसकी रूट 20 से 30 किलोमीटर रहती है, इवन जो है 50 से 60 किलोमीटर भी इसकी रूट रहती है, ठीक है। यहाँ पे भी हाई एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन की ज़रूरत पड़ती है, बट नॉट एज कम्पेयर टू सिटी और अर्बन सर्विस, ठीक है। अगर हम मेन लाइन सर्विस की बात करूँ तो ये आप ले सकते हो राजधानी एक्सप्रेस। इसमें क्या रहती है, लॉन्ग डिस्टेंस रूट रहती है, इनफ्रिक्वेंट स्टॉप रहती है, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहती है। एक बार ये एक्सीलरेट हो जाती है, फिर उसके बाद सेम स्पीड पे काफ़ी देर तक के जाती है, फिर वो जा करके डाउन होती है। जबकि ये स्टार्ट होती है बंद हो जाती है। इसमें ये स्टार्ट होगी, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, फिर ये डाउन हो जाएगी। इसमें एक्सीलरेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा जितना सिटी और अर्बन सर्विस में या सब अर्बन सर्विस में रहेगा, ठीक है। तो ये ना 3 टाइप के सर्विस होते हैं जो पैसेंजर ट्रेन में ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम गुड्स की बात करें, गुड्स ट्रेन की, फ्रेट ट्रेन की, वहाँ पे ना उसको भी हम मेन लाइन सर्विस में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी जो स्टॉप है काफ़ी मतलब कि काफ़ी डिस्टेंस पे रहता है उस वहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है एक, जब भी ट्रेन हमारी मूवमेंट करेगी, चाहे वो सिटी वाले सर्विस में करे, सब अर्बन में करे या मेन लाइन सर्विस में करे, तो वो एक कर्व बनाती है। वो कर्व को बोलते हैं स्पीड टाइम कर्व, ठीक है। इसमें वाई एक्सिस पे हम स्पीड को रखते हैं और एक्स एक्सिस पे हम टाइम को रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना डिनोट है 0 to T1, T1 to T2, T2 to T3, T3 to T4, T4 to T5। सबसे पहले क्या होता है कि मोटर जो है एक्सीलरेट करती है। स्टार्टिंग में मोटर को एक्सीलरेट करना होता है जिससे कि वो एक अच्छा खासा स्पीड को पिकअप कर ले, ठीक है। आपने देखा होगा जब ट्रेन चलती है तो पहले काफ़ी कम स्पीड में चलती है, फिर अचानक से जो ट्रेन है काफ़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है। तो स्टार्टिंग में एक्सीलरेशन की ज़रूरत होती है। एक बार एक्सीलरेट हो जाती है तो फिर उसके बाद वो फ्रीली मूव करती है। फिर वहाँ पे उतना ज़्यादा जितना पावर यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है उतनी पावर की यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर जब ट्रेन को स्टॉप करना होता है तो धीरे धीरे वो अपनी स्टॉप को डाउन करती है, फिर बाद में जाकर के वो ब्रेक लगाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहला जो है
जिसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन पीरियड। इसी को हम नॉचिंग अप या स्टार्टिंग पीरियड भी कहते हैं। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ग्रेजुअली कट आउट, मोटर करंट कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए जनरली जो ट्रेन में मोटर यूज़ करते हैं वहाँ पे हम करते हैं डीसी सीरीज मोटर यूज, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, हमें पता है जो करंट होगा, जो हमारे पास ई माइनस वी जो होगा वो होगा आई ए आर ए, ठीक है। जो आई ए है हमारा वो हो जाएगा हमारे पास ई माइनस वी अपॉन आर ए। यहाँ पे वी माइनस ई होगा, ठीक है। मैं एक बार इसे करेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं मोटर का एक बार मैं फिर से इसे स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर मैं मोटर की बात करूँ तो मोटर में हमारे पास क्या होगा, V इक्वल टू ई प्लस आई ए आर ए। जो हमारे पास आई ए रहता है, ये आई ए क्या होगा, V माइनस ई अपॉन आर ए। अब देखिए एट स्टार्टिंग, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो हमारे पास n इक्वल टू 0 रहेगा, और हमें पता है E प्रोपोर्शनल टू n होता है। तो जो हमारी करंट की वैल्यू है ये हो जाएगी V अपॉन आर ए अप्रोक्सीमेट इक्वल टू। तो हमारी जो स्टार्टिंग करंट है ये काफ़ी ज़्यादा, हमारी स्टार्टिंग करंट हाई हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मोटर में ये जो हमारा मोटर है इसमें हम कुछ एडिशनल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिससे क्या होता है हमारी स्टार्टिंग करंट जो है कम हो जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी ई की वैल्यू बढ़ती जाती है, मतलब स्पीड हमारी बढ़ती जाती है, तो रेजिस्टेंस को हम कट करते जाते हैं। रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, कट करते जाते हैं। कट करने से क्या होता है, जो आर ए की वैल्यू है वो डिक्रीज होने लगती है। आर ए की वैल्यू जैसे डिक्रीज होने लगी, करंट हमारी इंक्रीज होने लगती है, और स्पीड भी जो है हमारी धीरे धीरे जो है हमारी इंक्रीज होने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मोटर को अच्छा खासा टॉर्क मिलता है, जिससे मोटर क्या करता है, एक्सीलरेट करता है, ठीक है। अब एक बार मोटर जब एक्सीलरेट कर गया और एक फुल स्पीड पे चला गया, तो हमारी जो करंट है वो हमें कांस्टेंट मिल जाएगी और सैचुरेट कर जाएगी। उससे ज़्यादा तो करंट हमारी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। मोटर की करंट कांस्टेंट हो जाएगी और एक्सीलरेशन भी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। एक बार जब ये चीज़ें हमने अचीव कर लिया, फिर हमारा जो मोटर है, जो मशीन है, वो ऑटोमेटिक जो है हमारी स्पीड के ऊपर काम करने लगेगी, ठीक है। स्टार्टिंग में टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, फिर जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड जो है सैचुरेट कर जाएगी, फिर वो ऑटोमेटिक जैसे जैसे टॉर्क हमारी सैचुरेट कर जाएगी, करंट सैचुरेट कर जाएगी, फिर वो स्पीड के ऊपर जाने लगेगी, ठीक है। स्पीड एक बार वहाँ पे अचीव हो गया, फिर तब तक के हम सारे रेजिस्टेंस को कट कर देते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन पीरियड, जिसको कि नॉचिंग या स्टार्टिंग पीरियड भी कहते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को धीरे धीरे हम कट करते हैं, जिससे क्या होता है, मोटर करंट एक लिमिट के बाद कांस्टेंट हो जाता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाता है, और स्पीड हमारी इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। और इसी को हम रिहोस्टेटिक एक्सीलरेशन भी कहते हैं, क्योंकि रिहोस्टेट मतलब रेजिस्टेंस का यूज करके हम यहाँ पे एक्सीलरेशन को कांस्टेंट कर रहे हैं और स्पीड को बढ़ा रहे हैं। अब जैसे ही हमारी ये वाली लिमिट तक के जो ट्रेन है वो पहुंच जाती है, तो क्या होता है, सारी रेजिस्टेंस हम कट करने लगते हैं, और रेजिस्टेंस हम जैसे ही कट करेंगे, जो हमारे मोटर है उसको फुल वोल्टेज मिलने लगता है। फुल वोल्टेज मिलने लगेगा, फिर हमें टॉर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें एन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। स्पीड हमारी बढ़ती जाती है, एक्सीलरेशन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये है हमारा स्टार्टिंग का 2 पीरियड, ठीक है। ये सारे स्टडी के लिए हम स्पीड टाइम कर पड़ते हैं। फिर क्या होता है, ट्रेन जब हमारा एक ये दोनों चीज़ें अचीव कर लेता है, फिर ट्रेन को चाहिए रहता है कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम फ्री रनिंग पीरियड कहते हैं, ठीक है। फिर इस पे ट्रेन चलती है, फिर जब ट्रेन हमारी एक अच्छा खासा स्पीड पकड़ लेती है, फिर उसको स्टॉप करना रहता है, तो ट्रेन में ना मूवमेंट होती है। आप अगर कोई भी बॉल को एक बार फर्श पे धकेलो, तो बॉल जो है इनिशियली में थोड़ा सा एनर्जी लेती है पुश होने के लिए, फिर धीरे धीरे उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी रहती है उसको स्टोर करके वो अपनी एनर्जी को धीरे धीरे करते 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 स्टॉप हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग पीरियड, ब्रेक लगाने से जस्ट पहले, ठीक है। और इसमें जो स्पीड फॉल होती है, ऑब्वियसली जब ट्रेन आ रही है तो ट्रेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन होंगे, और साथ ही साथ इस पर विंडेज और मतलब विंड का ना यहाँ पे प्रेशर लगेगा। तो इससे क्या होगी, ऑटोमेटिक फ्री रनिंग पीरियड होने के बाद जैसे हम कट करते हैं, कॉस्टिंग में धीरे धीरे स्पीड कम होती है, और लास्ट में जब हमें ट्रेन को रोकना होता है तो वहाँ पे हम ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक सा स्पीड टाइम कर्व। अगर हम स्पीड टाइम कर्व को बात करें सिटी, सबर्बन और मेन लाइन में, तो इसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। अब एक चीज़ और, जो स्टार्टिंग में हमारा डीसी मोटर रहता है उसमें क्या रहता है कि रेजिस्टेंस को हम कट करते जाते हैं, फिर उसके बाद जब रेजिस्टेंस कट हो जाता है तो वहाँ पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक उसकी स्पीड इंक्रीज होने लगती है। तो जो हम जो यूज करते हैं इंडियन ट्रैक्शन में, वहाँ पे हम सीरीज पैरेलल कंट्रोल करते हैं, सीरीज पैरेलल कंट्रोल करते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में देखिए आर आर
आर 3R रेजिस्टेंस है। फिर जैसे ही हमारी स्पीड आई तो यहाँ पे 2R रेजिस्टेंस हो गई, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस R हो गई, फिर लास्ट में हमारे पास रेजिस्टेंस RA बचता है। तो यहाँ तक जो हमारा मशीन चल रहा है ये जो है ये है हमारा सीरीज पोजीशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है सीरीज पोजीशन में टोटल सप्लाई वोल्टेज तो हमने यहाँ पे V दिया है, तो हर एक मोटर को जो सप्लाई मिल रही है V/2 मिल रही है। तो स्टार्टिंग में करंट और यहाँ पे जो करंट जाएगी, करंट यहाँ से आई जाएगी, तो स्टार्टिंग में वोल्टेज कम मिलता है और करंट हमारा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। करंट किसके प्रोपोर्शनल रहता है, टॉर्क का, IT प्रोपोर्शनल टू I²। फिर जैसे ही हमारी रनिंग में आती है इसको हम शंट ट्रांसमिशन देने लगते हैं, ठीक है। शंट ट्रांसमिशन में क्या होता है, आधा करंट इधर जाएगी I/2 और आधा करंट इधर जाएगी I/2, और यहाँ पे फुल वोल्टेज हमें यहाँ पे अप्लाई किया हुआ मिलेगा। तो I/2 जब इसकी करंट रहेगी तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू I²/4 रहेगा। तो टॉर्क स्टार्टिंग वर्सेस रनिंग की बात करूँ तो स्टार्टिंग में अगर टॉर्क 1 मिल रही है तो रनिंग में हमारे पास टॉर्क 0.25 ही मिलेगी। और स्पीड जो है इसका हमें पता है स्पीड प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज रहता है। स्टार्टिंग में हमारे पास जो वोल्टेज है V/2 मिल रही है और रनिंग में हमारे पास वोल्टेज V मिल रहा है, तो स्पीड का भी यहाँ से आप रेशियो देख सकते हैं। तो ये है बेसिकली स्पीड टाइम कर्व जिसपे कि हम एक्सीलरेट या स्टॉप करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि ये जो हमारे पास सर्विस है, 3 टाइप के जो अभी हमने सर्विस पढ़े, सिटी, सबअर्बन और मेन लाइन सर्विस, इसका स्पीड टाइम कर्व कैसा रहता है। अब देखिए ये है हमारे पास, इसको मैं सिटी ले लेता हूँ, इसको मैं सब अर्बन ले लेता हूँ, इसको मैं मेन लाइन ले लेता हूँ। अब आप अगर देखेंगे सिटी या सबअर्बन में तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन वाला पीरियड है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। अगर आप इस कर्व को ये दोनों कर्व के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि मेन लाइन में फ्री रनिंग पीरियड है BC, बट इस दोनों में फ्री रनिंग पीरियड उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और सिटी वाले सर्विस में फ्री रनिंग पीरियड होते ही नहीं है। तो इसका जो कर्व बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से, और यहाँ पे जो कर्व बन रहा है हमारा ऐसे करके बन रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर्व से देख सकते हैं किसका ट्रेपेजॉइडल बन रहा है, किसका कैसा बन रहा है। तो जो सिटी वाले सर्विस में रहता है इसमें नो फ्री कर्व, फ्री रनिंग पीरियड रहता है, ठीक है। तो ये है बेसिक सा कर्व जिसको कि आप देख सकते हैं। इसको हम एनालिसिस करते हैं ट्रेपेजॉइडल कर्व से, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक के क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेन की स्पीड। जो ट्रेन जो जाती है, ट्रेन की हो सकती है काफ़ी सारे, हम ट्रेन की स्पीड देखते हैं, स्पेसिफिकेशन देखते हैं। एक होता है एवरेज स्पीड, एक होता है शेड्यूल स्पीड और एक होता है क्रिस्ट स्पीड। क्रिस्ट स्पीड को हम बोलते हैं मैक्सिमम स्पीड। अब जो ट्रेन है कभी काफ़ी स्लो चलती है, काफ़ी फास्ट चलती है, कभी काफ़ी मीडियम रेंज में चलती है, तो जो भी स्पीड ट्रेन अचीव करती है रनिंग के टाइम पे मैक्सिमम स्पीड, उसे हम क्रिस्ट स्पीड कहते हैं या फिर मैक्सिमम स्पीड करते हैं, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस है टॉप परफॉर्मेंस और लेवल ट्रैक सेक्शन के लिए। एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं जितना भी देर तक की ट्रेन चली, सिर्फ रन का जो टाइम है उसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। और शेड्यूल स्पीड रन टाइम प्लस स्टॉप टाइम दोनों होता है। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे एक ट्रेन है मुंबई से दिल्ली के बीच में चली, ठीक है। यहाँ पे चलने में इसको 20 घंटे लगे, ठीक है। 20 घंटे में ये 6 स्टॉप पे रुकी है। A पॉइंट से B पॉइंट पे जाने में इसको 20 घंटे लगे और ये टोटल 6 स्टॉप पे रुकती है और हर एक स्टॉप पे ये 20 मिनट रुकती है। तो टोटल जो स्टॉप हो जाएगा, इसका स्टॉप का जो टाइम हो जाएगा ये हो जाएगा 120 मिनट, मतलब 2 आवर। तो इसका जो टाइम ऑफ रन है वो कितना हो जाएगा, इसका सिर्फ 18 आवर। और जो इसका टाइम ऑफ रन प्लस टाइम ऑफ स्टॉप है ये हमारा कितना हो जाएगा 20 आवर। अगर हम डिस्टेंस को इसके साथ कर दिए डिवाइड और डिस्टेंस को इसके साथ कर दिए डिवाइड, तो इसको टाइम ऑफ सिर्फ अगर हम टाइम ऑफ रन से डिवाइड करते हैं तो वो एवरेज स्पीड हो जाता है, और टाइम ऑफ रन प्लस स्टॉप दोनों से करते हैं तो शेड्यूल स्पीड हो जाता है। तो ऑब्वियसली जो शेड्यूल स्पीड होगा वो क्या होगा, हमेशा कम होगा एवरेज स्पीड से, ठीक है। तो ये बेसिक सा डेफिनेशन आता है, ठीक है। एक दो पॉइंट है क्यों हमें ट्रेन की स्पीड को जानने की ज़रूरत है, एक बार इसे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो यहाँ पे है हायर एक्सीलरेशन एंड ब्रेकिंग, शॉर्टर अगर ट्रेन का शॉर्टर रनिंग टाइम तो हायर शेड्यूल स्पीड रेट रहेगी, ठीक है। हायर क्रिस्ट स्पीड मतलब हायर शेड्यूल स्पीड फॉर सेम एक्सीलरेशन एंड ब्रेकिंग। लॉन्गर स्टॉप ड्यूरेशन की बात करें तो रिड्यूस शेड्यूल स्पीड फॉर सेम एवरेज स्पीड। तो ये कुछ की पॉइंट है जो इससे हमारा कंक्लूजन निकलता है। अब देखिए जो हमारा ट्रेन है, ट्रेन में हम एक स्पेसिफिक यूनिट यूज़ करते हैं, अलग अलग पैरामीटर के, अलग अलग क्वांटिटी के। जो फोर्स का यूनिट है हम न्यूटन ही यूज़ करते हैं। मास को अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम टन यूज़ करते हैं। एनर्जी को हम वैट आवर में यूज़ करते हैं। वर्क को ऑब्वियसली जूल में ही यूज़ करते हैं। पावर को हम किलो वैट में यूज़ करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को हम यहाँ पे किलोमीटर में मेजर करते हैं। वेलोसिटी हम किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। और जो एक्सीलरेशन होता है वो किलोमीटर पर आवर सेकेंड में मेजर करते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक सा है
क्वांटिटी जहाँ पे कि पूछा जा सकता है एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है ट्रैक्शन में। अब एक इंपॉर्टेंट सा चीज़ है एनर्जी कंजम्पशन इन ट्रेन, ठीक है। एनर्जी कंजम्पशन किसको बोलते हैं? सबसे पहले इसका जो यूनिट होता है वैट आवर पर टन किलोमीटर होता है, ठीक है। एनर्जी कंजम्पशन होता है टोटल एनर्जी इनपुट टू ट्रैक्शन मोटर फ्रॉम द सप्लाई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एनर्जी कंजम्पशन। और स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन होता है एनर्जी कंज्यूम पर टन मास ऑफ ट्रेन पर किलोमीटर, ठीक है। कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है पर टन, मतलब कि हर एक मास जो है, हर एक मास पे कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, जहाँ जिसका कि यूनिट हम टन में रखेंगे और पर किलोमीटर पे, ठीक है। ये बेसिक यहाँ से यूनिट एंड डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, एक बार आप इसे देख लीजिए। अब स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन जो होता है, ठीक है, जिसका यूनिट होता है वैट आर पर टन किलोमीटर, उसका क्या क्या फैक्टर इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप, शॉर्टर अगर स्टॉप रहेगा तो हायर एनर्जी यूज होगा, एक्सीलरेशन अगर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा एनर्जी यूज होगा, रिटार्डेशन ब्रेकिंग अगर होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सीलरेशन डीएक्सीलरेशन में वहाँ पे हमारा एनर्जी लॉस्ट होगा, हायर स्पीड रहेगा तो ऑब्वियसली हाई एनर्जी डिमांड रहेगा, टाइप ऑफ ट्रेन और इक्विपमेंट पे भी ये डिपेंड करता है, ट्रैक का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ट्रैक का रेजिस्टेंस कैसा है, कर्व है या क्या है, ये सारी चीज़ों पे। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं ट्रैक्शन में, ये क्या होता है अब देखिए। इसको जानने से पहले देखिए डेड वेट क्या होता है ट्रेन का, ठीक है। डेड वेट होता है टोटल वेट ऑफ लोकोमोटिव ऑफ ट्रेन विदाउट एनी एडिशनल लोड फ्यूल और पैसेंजर, मतलब ट्रेन का जो वेट है विदाउट फ्यूल और पैसेंजर उसको हम डेड वेट कहते हैं, ठीक है। जिसमें कि हो जाएगा लोकोमोटिव का कितना वेट है, उसके एक्सल का, फ्रेम का, अदर मैकेनिकल पार्ट का, ठीक है। इसमें हम फ्यूल, वाटर, कार्गो, पैसेंजर ये सारी चीज़ों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा आता है एडहेसिव वेट। एडहेसिव वेट होता है व्हील का वेट या एक्सल का वेट, ठीक है। ड्राइविंग को, व्हील को ड्राइव करने के लिए जो वेट की जरूरत होती है और उसका वेट, उसको हम बोलते हैं एडहेसिव वेट, इसको हम WA से डिनोट करते हैं। ऑब्वियसली जो एडहेसिव वेट होगा वो क्या होगा, हमेशा कम रहेगा डेड वेट से, ठीक है। और ये दोनों का जो रेशियो है उसको हम एक्स फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं, ये होता है 0.8 टू 0.6 के बीच में आइडियली, ठीक है। ये वेरी कर सकता है टाइप टू टाइप लोकोमोटिव, ठीक है। ये दोनों अगर हमें समझ में आ गया तो अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन। अभी हमने देखा कि एडहेसिव वेट जो है ऑब्वियसली लेस है डेड वेट से, और इसकी जो रेंज है 0.6 टू 0.8, मतलब लेस देन 1 ही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एडहेसिव वेट जो है 20 to 40% कम होता है किससे, जो हमारा डेड वेट रहता है। अब हमने इसका फॉर्मूला भी देखें, WA इक्वल टू एक्स इंटू डब्ल्यू, ठीक है, W इंटू डी। तो अब ना एक कंसिडर करते हैं FT मतलब ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू स्लिप द व्हील। मतलब कि अब आप एक चीज़ देखना, ये वीडियो देखना यहाँ पे, ठीक है। तो अब ना यहाँ से हम आते हैं कि ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू स्लिप द व्हील जो होता है वो, उसका रेशियो को अगर हम एडहेसिव वेट से डिवाइड करते तो हमारा निकलता है म्यू ए, जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन, ठीक है। अब FT इक्वल टू म्यू ए इंटू WA। म्यू ए को मैं ऐसे लिखता हूँ, अब WA को x इंटू डब्ल्यू लिख सकता हूँ, मास ऑफ ट्रेन एक्सक्लूड इसमें पैसेंजर फ्यूल, तो इससे मैं लिख सकता हूँ म्यू ए इंटू एक्स इंटू mg, मास इंटू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो रहता है। अब FT जो हमारा हो जाएगा, अब देखिए ट्रेन का जो वेट है m, मास को हम किस में लिखते हैं, टन में, एक टन में कितना होता है 1000 kg, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 इंटू जी 9800 म्यू ए इंटू एक्स। जो ट्रैक्टिव एफर्ट रहता है वो होता है 9800 म्यू ए इंटू एक्स इंटू एम न्यूटन। आई होप आपको ये कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन के लिए बात करें तो एडहेसिव वेट कंट्रोल करता है व्हील का स्लिप पे, नहीं तो व्हील जो है कुछ इसके बाद जो है ये डिटरमाइन करता है मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट को, और इसकी वैल्यू जो है 0.86 टू 0.8 होना चाहिए। ये डिपेंड करता है व्हील का कैसा कंडीशन है। अब लास्ट में कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में प्रीवियसली आए हुए हैं, अलग अलग यहाँ पे एग्जाम के मैंने क्वेश्चन लिए, यहाँ पे SSC के भी हैं, रेलवे के भी कुछ आए हुए हैं, और अदर जो स्टेट के यही आते हैं ना एग्जाम, वहाँ के भी हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ एक ही क्वेश्चन को देखते हैं। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। अगर हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की बात करें तो वो क्लीन और पॉल्यूशन फ्री है, करेक्ट है। बेटर एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन भी देता है, ठीक है। लो कैपिटल कॉस्ट नहीं होता है, इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और टॉर्क इसकी अच्छी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अब देखिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो होता है हमारा, वो क्या करता है, मोटर को एज अ जनरेटर जब वर्क करता है तो यहाँ पे ये जनरेटर सप्लाई कर सकता है ट्रेन को एनर्जी, ठीक है। इसको हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में सुटेबल हो सकता है।
एक आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम में क्या होना चाहिए, आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम की मेंटेनेंस कॉस्ट लो होना चाहिए, एक्सीलरेशन अच्छी होनी चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों हमारा गलत हो जाएगा, ये तो है ही नहीं। रैपिड एक्सीलरेशन एंड डीएक्सीलरेशन और रिटार्डेशन होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर मेन लाइन ट्रैक्शन इन इंडिया। देखिए जो ट्रैक्शन में हमारा इंडिया में यूज होता है वो मोस्टली डीसी सीरीज मोटर यूज होता है, ठीक है। इन रिजेनरेटिव ब्रेकिंग द एनर्जी इज, अभी हमने देखा वो क्या करता है, रिजेनरेटिव ब्रेकिंग में मोटर जो है ज़्यादा जनरेटर के लिए जैसे काम करता है और ये एनर्जी को सप्लाई करता है ट्रेन को वापस, ठीक है। तो ये रिटर्न करता है सप्लाई लाइन को। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड में हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन रनिंग टाइम सिर्फ होता है, ठीक है। तो टोटल टाइम नहीं होता, सिर्फ रनिंग टाइम होता है हमारा एवरेज स्पीड में। ट्रैक्टिव एफर्ट क्या होता है, ट्रैक्टिव एफर्ट होता है द रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रेन, effort required to stop the train, the force required to overcome resistance and move the train, the energy required to operate the train। ऑब्वियसली जो ट्रैक्शन एफर्ट है अभी हमने देखा वो स्लिप ना करे उसके लिए कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है। स्पीड टाइम कर्व हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करेगा, स्पीड टाइम कर्व जो हमें हेल्प करेगा मेंटेनेंस के लिए, मेजरिंग वोल्टेज, स्टडिंग एक्सीलरेशन एंड ब्रेकिंग पैटर्न और इंक्रीजिंग पावर फैक्टर, ये ना काम करता है। अभी जो हमने स्पीड टाइम कर्व देखा इसका जो यूज होता है हमें किस चीज़ के लिए यूज होता है, ये होता है एक्सीलरेशन और ब्रेकिंग पैटर्न को समझने के लिए। डीसी ट्रैक्शन का ड्रॉबैक क्या है, डीसी ट्रैक्शन जो है कम्प्लेक्स सबस्टेशन वहाँ पे होते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज तो कुछ नहीं है, अगर हम सबस्टेशन देखें तो काफ़ी कम काफ़ी जो है कम डिस्टेंस पे रहता है, ये इसका है, ठीक है, फ्रिक्वेंट सबस्टेशन। द ब्रेकिंग सिस्टम यूज इन इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अंदर, देखिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग तो यूज होता ही है, हमेशा हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग से यूज़ नहीं कर पाएंगे। रीजनरेटिव ब्रेकिंग तभी यूज़ होगा जब वहाँ पे ट्रेन के पास कोई ऐसा हिल टाइप का एरिया हो जहाँ पे ट्रेन फ्रीली मूव कर सके। तो हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं मैकेनिकल और रीजनरेटिव ब्रेकिंग दोनों का यूज। डेड वेट किसे कहते हैं, वेट ऑफ पैसेंजर नहीं, वेट ऑफ लोकोमोटिव ओनली नहीं, वेट ऑफ ट्रेन इंक्लूडिंग पे लोड, ठीक है। जो ट्रेन के अंदर में जो मेन लोड है उसका व्हील हो गया, उसका इंजन हो गया, ये सबको हम बोलते हैं डेड वेट। स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन किलोवाट आवर पर टन किलोमीटर इसका यूनिट होता है, जैसा हमने देखा था। एडहेशन इन ट्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ, अभी हमने देखा कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन क्या होता था, ट्रैक्टिव एफर्ट अपॉन एफटी अपॉन डब्ल्यूए, जिसको कि हम कहते हैं एडहेशन या कोएफिशिएंट। पेंटोग्राफ का क्या काम होता है, पेंटोग्राफ इज यूज्ड टू कनेक्ट टू ओवरहेड लाइन एंड गिव सप्लाई टू ट्रेन, ठीक है। स्केड्यूल स्पीड क्या होती है, स्केड्यूल स्पीड और एवरेज स्पीड का आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। विच वन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ट्रेन रेजिस्टेंस, इस क्वेश्चंस का आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। आई होप आपको ये चीज़ें, ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।